नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर इस महायुद्ध से जुड़ी हुई है, जहां आपको बता दें कि बीते कुछ घंटों में मिडिल ईस्ट की जंग की तस्वीर पूरी तरह से बदलती नजर आ रही है। ईरान कह रहा है आज की रात कयामत की रात होगी। इधर अमेरिका अपने पायलट को ईरान में फंसने के बाद बैकफुट पर नजर आ रहा था, वो फ्रंट फुट पर आकर ईरान पर हमले कर रहा है। इजरायल के साथ मिलकर ईरान के शहरों में बारूद की बारिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने ईरान में फंसे अपने पायलट्स को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो एक तरह से आप देखें कि ये डेमो था सोल्जर्स ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन ग्राउंड का। पायलट्स को वापस लाने के बाद अब ट्रंप ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। तभी उन्होंने ईरान को हॉर्मूज खोलने के लिए आखिरी अल्टीमेटम भी दे दिया है और 6 अप्रैल तक हॉर्मूज का रास्ता नहीं खोलने पर ईरान को नर्क बनाने की धमकी दे दी है। लेकिन अमेरिका ने ईरान से अपने पायलट को कैसे बाहर निकाला, इस मिशन में ट्रंप की सेना ने कितने कमांडर लगाए और ईरान अमेरिकी पायलट को पकड़ने में नाकामयाब क्यों रहा, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप खुद देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने राज बताया, पायलट को ईरान के जबड़े से कैसे बचाया। पायलट के लिए ग्राउंड ऑपरेशन, ईरान में बमबारी के बीच डेयरिंग मिशन। या खुदा। हॉर्मूज पर आखिरी अल्टीमेटम, 48 घंटे में रास्ता नहीं खुला तो ईरान खत्म। ईरान के पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी टारगेट, कुवैत में बिजली वाटर प्लांट पर अटैक। मिडिल ईस्ट में 37 दिनों से बम गोला बारूद बरस रहे हैं और इस भीषण जंग के बीच अमेरिका ने दुश्मन की सरजमी पर फंसे अपने पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। अमेरिका ने ईरान में घुसकर अब तक का सबसे खतरनाक ऑपरेशन चलाया और अमेरिकी फौज ने अपने दूसरे पायलट को भी ईरान के पहाड़ी इलाके से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। यह ऑपरेशन इतना आसान नहीं था, क्योंकि पायलट को बचाने गई अमेरिकी फौज और ईरान की सेना के बीच जबरदस्त झड़प हुई। दोनों ओर से कई घंटों तक गोलाबारी और बमबारी होती रही। या खुदा। लेकिन अमेरिकी सेना ने अपने पायलट को दुश्मन के इलाके से बचा लिया। जिस पायलट को बचाया गया वो अमेरिकी एयरफोर्स में कर्नल के पद पर तैनात है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिका का सबसे साहसी रेस्क्यू ऑपरेशन बताया। साथ ही उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि अमेरिका ने कैसे अपने पायलट को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। अमेरिका ने इसके लिए ईरान में दर्जनों एडवांस हथियारों से लैस प्लेन भेजे थे। साथ ही इस ऑपरेशन में ट्रंप ने अमेरिकी सेना के 100 कमांडर लगा रखे थे, जो 12 हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार उस इलाके पर नजर रख रहे थे जहां पायलट छिपा था। लोकेशन कंफर्म होते ही अमेरिकी सेना ने दुश्मन के इलाके में ग्राउंड ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन रात के अंधेरे में किया गया, जिसमें कई एयरक्राफ्ट और स्पेशल फोर्स शामिल थे। स्पेशल पैरा रेस्क्यू यूनिट्स ने दुश्मन इलाके में घुसकर एयरमैन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शुक्रवार को ईरान ने अमेरिका के F-15 फाइटर जेट्स को मार गिराया था, जिसमें एक पायलट को अमेरिकी स्पेशल फोर्स की टीम पहले ही बचा कर ले आई थी, जबकि दूसरे पायलट की तलाश में अमेरिका लगातार ईरान में सर्च ऑपरेशन चला रहा था। इस दौरान ईरान ने अमेरिकी पायलट को पकड़ने की बहुत कोशिश की। उसकी जानकारी देने पर 10 बिलियन तोमान का इनाम भी रखा गया, लेकिन ईरान उसको पकड़ नहीं सका। अमेरिकी पायलट ईरान की पहाड़ी इलाके में सर्वाइवल गियर के सहारे करीब 36 घंटों तक छिपा रहा
उसने जीपीएस ट्रैकर और बीकन के जरिए अपने अधिकारियों को अपनी लोकेशन का सिग्नल भेजा। वो एन्क्रिप्टेड रेडियो के जरिए लगातार अमेरिकी सेना के साथ संपर्क में था, जिसके जरिए उसकी लोकेशन को ट्रेस करके फौरन रेस्क्यू प्लान शुरू किया गया। अमेरिका ने अपने पायलट को तो बचा लिया, लेकिन ईरान ने दावा किया कि इस ऑपरेशन के दौरान उसने अमेरिकी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। ईरान ने कहा कि उसने अमेरिका के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक C-130 सैन्य परिवहन विमान को नष्ट कर दिया। यह वही विमान था जिसके जरिए ईरान में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अमेरिकी फोर्स के जवान पहुंचे थे। वहीं अमेरिका का दावा ईरान के एकदम अलग है, क्योंकि उसकी माने तो लैंडिंग के बाद यह एयरक्राफ्ट जमीन में धंस गया था, दोबारा उड़ान भरने में सक्षम नहीं था, इसीलिए अमेरिका ने इसे खुद नष्ट कर दिया। लेकिन ईरान को भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि अमेरिकी फौज के साथ लड़ाई में उसके 3 सैनिकों के मौत की खबर है। वहीं दूसरी ओर इजराइल लगातार ईरान पर कहर बरसा रहा है। इजराइल ने एक बार फिर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोरदार प्रहार किया है। इजराइल ने ईरान के माशर पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर 25 एयर स्ट्राइक किए। इजराइल ने इस कॉम्प्लेक्स के बंदर इमाम, आमिर कबीर, करून, टोंडगुयान, फज्र एनर्जी और मारून कॉम्प्लेक्स में बम बरसाए। इजराइल ने ईरान के इसी अहम एनर्जी सेंटर को निशाना बनाकर इसे धुआं कर दिया। इस कॉम्प्लेक्स से ईरान करीब 70% डोमेस्टिक गैसोलीन की सप्लाई करता है। इसकी बदौलत ईरान में कार, ट्रक और जनरेटर्स को ईंधन मिलता है। हमले में अबू अली, रिजाल और अमीर कबीर पेट्रोकेम कंपनियों को नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद ईरान में गैसोलीन की सप्लाई बाधित होने का खतरा मंडराने लगा है। इजराइल ईरान के सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को ही निशाना नहीं बना रहा, वो ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को लगातार टारगेट कर रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के तबरीज रीजन में उसके एक मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च को हवाई हमले में उड़ा दिया। अमेरिका और इजराइल ईरान की राजधानी को भी लगातार दहला रहे हैं। तेहरान में हुए नए हमलों में अमेरिका ने 50 बड़े ईरानी अधिकारियों को मार गिराने का दावा किया है। तेहरान पर ताबड़तोड़ बमबारी से पूरा इलाका गूंज रहा है। अमेरिका और इजराइल की नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक से शहर में एक के बाद एक धमाके होने लगे। तेहरान के साथ ही ईरान के तबरीज पर भीषण बमबारी की गई है, जहां ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाकर हमला किया गया। अमेरिका और इजराइल की भयंकर एयर स्ट्राइक के बाद शहर में भगदड़ और अफरा तफरी मच गई। ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर फिर अटैक किया गया। जंग शुरू होने के बाद 5वीं बार बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया गया। ट्रंप इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर इसलिए अटैक करवा रहे हैं क्योंकि हॉर्मुज को खोलने के लिए दी गई उनकी डेडलाइन अब करीब आ रही है। लेकिन डेडलाइन को पूरा होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी है। ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए कहा है, और अगर ऐसा नहीं होता तो ईरान के पावर प्लांट पर हमले की चेतावनी दी है। अब ट्रंप ईरान को लगातार धमका रहे हैं, उसके पेट्रोकेमिकल और न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक करवा रहे हैं, लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा हुआ है। उसने इजराइल के कई शहरों पर एक साथ मिसाइल अटैक कर दिया है। ईरान ने सबसे ज्यादा तबाही तेल अवीव में मचाई है, जहां उसने अपनी क्लस्टर मिसाइलों से हमला किया है। तेल अवीव में इजराइल सेना का हेडक्वार्टर भी ईरान के निशाने पर आ गया है, और ईरान ने इस हमले में इजरायली आर्मी के हेडक्वार्टर को उड़ाने का दावा किया है। क्लस्टर बम से लैस इन मिसाइलों के लॉन्च होते ही तेल अवीव में सायरन बजने लगे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोगों को सुरक्षित जगहों में जाने के लिए कहा गया।
तेल अवीव में ईरान के मिसाइल अटैक के बाद शहर में कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। इसके साथ ही हमले के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई। इजराइल के पेटाह टिकवा और बीर शेबा पर भी ईरान ने हमला किया। पेटाह टिकवा में ईरान के क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलें दागी गईं। वहीं वीर शेबा पर मिसाइल से जोरदार अटैक हुआ। इजराइल के हाइफा शहर में भी ईरान की तरफ से हमला हुआ। हालांकि इजरायली सेना ने इस मिसाइल को हवा में इंटरसेप्ट कर लिया। इजराइल के साथ ही ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बना रहा है। शनिवार रात ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी बेसों पर कई मिसाइलों से हमला किया। कुवैत के गैस और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान ने जोरदार हमला किया। ईरान के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले के जवाब में ईरान ने इस हमले को अंजाम दिया। दावा है कि इस हमले में कुवैत के गैस और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है। कुवैत के पावर प्लांट के साथ ही एक ऑयल फैसिलिटी पर भी हमला किया गया। हमले के बाद प्लांट में भीषण आग लग गई। ईरान ने कुवैत सिटी के शुवाइक ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन से हमला किया, जहां तेल मंत्रालय और कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर हैं। हमले के बाद इमारत से धुआं उठने लगा। कुवैत के साथ साथ ईरान ने बहरीन पर भी हमला किया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से बहरीन की ऑयल साइट को टारगेट किया। यह हमला सित्रा में मौजूद बापको तेल रिफाइनरी पर किया गया। यानी अमेरिका और इजराइल के हमले का ईरान जोरदार तरीके से जवाब दे रहा है। ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर जिस ड्रोन से अटैक किया, उसमें ज्यादातर आराश 2 ड्रोन शामिल हैं। ईरान ने इस ड्रोन अटैक से यूएई में अमेरिका से जुड़े रडार सिस्टम को तबाह कर दिया। अमेरिका और इजराइल ईरान में कितने भी हमले क्यों न कर लें, डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कोई भी धमकी क्यों न दे दे, लेकिन ईरान अब रुकने वाला नहीं है। ईरान ने अपने सबसे बड़े हमले की तैयारी शुरू कर ली है। इसके लिए उसने रविवार की रात का समय तय किया है। यानी आज रात ईरान इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेसों पर सबसे खतरनाक हमला करने वाला है। अब ईरान कह रहा है कि वो आज दुनिया को दिखाएगा कि कितना भयावह, कितना बड़ा हमला वो करता है। अमेरिका ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उसे दुनिया की सुपर पावर कहा जाता है और युद्ध में कितना एडवांस और हाईटेक है उसकी सेना, उसके हथियार। जिस तरह से वो ईरान के कॉन्फ्लिक्ट जोन में जिस तरह का अग्रेशन था और जिस तरह से वहां पर अपने 2 पायलट्स को वो ईरान की फौज से पहले ढूंढकर निकाल ले जाने में कामयाब होते हैं, तो अमेरिका की सुप्रीमेसी एक बार इस जंग में फिर से साबित हो रही है। लेकिन यह जंग अब किस ओर जाती हुई नजर आ रही है। इस जंग में आज की रात क्या सबसे भयावह होने वाली है, क्योंकि ईरान भी कह रहा है कि दुनिया देखेगी आज जो वो हमला करने वाला है। और क्या जो हम मदर ऑफ ऑल बम सुनते हैं, क्या वो भी, अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा जिसमें कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज, कहीं डील जैसा शब्द नजर नहीं आ रहा है, कोई भी झुकने को तैयार नहीं होगा, तो क्या वही बम जो है, न्यूक्लियर नहीं, वही बम जो है इस युद्ध का अंत कराएगा? हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त तैयार हैं। दीपक वोरा जी हैं, पूर्व राजनयिक। अहमद मुस्तखान साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अमेरिका से लाइव। प्रोफेसर जमीर अब्बास जाफरी हैं, इस्लामिक स्कॉलर, ईरान से हमारे साथ लाइव हैं। आसिफ रमीज दाऊदी, मिडल ईस्ट एक्सपर्ट, हमारे साथ सऊदी अरब से लाइव हैं। और अखिल पाराशर हैं, चीन मामलों के विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार। रोहन अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक, जापान से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। और इंटरनेशनल पैनल हम यहाँ रखते हैं। हमारी कोशिश होती है कि दुनिया भर में इस युद्ध को लेकर किस तरह का पर्सपेक्टिव, किस तरह की सोच हर बदलते दिन की डेवलपमेंट के साथ नजर आ रही है, वो समझें। लेकिन सबसे पहले हम ईरान से हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर जुड़े हैं, जाफरी साहब, उनसे बात करेंगे। प्रोफेसर जमीर अब्बास जाफरी साहब, साफ कर दिया ईरान ने कि वो चाहे कितने भी हमले कर ले झुकने वाला नहीं है,
ट्रंप कितनी बार भी कह दे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, वो बेंड नहीं होने वाला है। आज की रात उसने सीधा धमकाया है कि दुनिया देखेगी आज जो वो सरप्राइज करेगा अमेरिका पर हमला करके। क्या कर सकता है ईरान, क्या ताकत है उसकी, अब आगे और क्या देखेंगे? सर अनम्यूट कर लें अपने आप को, प्रोफेसर जमीर अब्बास जाफरी साहब। जी शुक्रिया बहुत बहुत दावत के लिए, और आदाब अर्ज करता हूं आपको भी और तमाम पैनलिस्ट को। देखिए, इस जंग के अंदर दुनिया में एक इंपीरियलिस्ट पावर था जो पूरी दुनिया में दादागिरी और गुंडागर्दी करता था। वोरा जी अगर सर हिलाएंगे तो ये सही नहीं हो जाएगा कि 38 मिलियन लोगों को लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक 38 मिलियन यानी 3 करोड़ 80 लाख लोगों को अमेरिका और यूरोपियन सैंक्शंस की वजह से 1971 से 2021 के बीच में मौत आई है, सिर्फ अमेरिकन और यूरोपियन सैंक्शंस की वजह से। पूरी दुनिया में कत्ल, मारना, 1 मिलियन से ज्यादा लोग सिर्फ वेस्ट एशिया में अमेरिका की जंगों की वजह से मारे जा चुके हैं। 4 करोड़ लोग बहुत होते हैं। ये सिर्फ 50 साल में अमेरिका ने सिर्फ इतने लोगों को मार दिया है अपनी दादागिरी, साम्राज्य ताकत और गुंडागर्दी की वजह से। खुद हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में 30 लाख से ज्यादा लोगों को बंगाल फेमाइन में मार दिया गया। और जब ये जो हमारे यहाँ की मानसिकता है वेस्ट को हमेशा राइट समझने की, बंगाल फेमिन के अंदर 30 लाख से ज्यादा लोग हमारे मार दिए गए। और जब चर्चिल से कहा गया कि हिंदुस्तान में 30 लाख लोग मर गए तो उसने कहा था लेट देम डाई लाइक रैट्स। और इफ देयर इज सो मच फेमिन इन इंडिया, व्हाई डिड गांधी नॉट डाई? हमारा मुकाबला ऐसी मानसिकता से है जो दुनिया को अपना गुलाम समझती है। और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था और मुल्क है जिसने साम्राज्य ताकतों का मुकाबला किया है। आज ईरान वही काम कर रहा है जो साम्राज्य ताकत है, जो पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहती है, उसके मुकाबले पे खड़ा है। और ईरान ने इस जंग को 20 साल से ज्यादा प्लान किया है। यानी ऐसा नहीं है कि सडनली ईरान को पता चल गया है कि हमला हो रहा है, नहीं। आप ईरान तो जेट टू अमेरिका मिशन पर कई सालों से लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो आज जेट टू अमेरिका चाह रहा है कि जब अमेरिका ने उस पर हमला कर दिया। जब अमेरिका ने सिर्फ सैंक्शन लगाई थी तब भी वो जेट टू अमेरिका ही चाहता था, जेट टू इजराइल, जेट टू अमेरिका। जी मैं जवाब दे दूं इसका? जी। पहली चीज तो ये है कि डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल का मतलब क्या होता है। डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल का मतलब अगर हिंदी में कहें तो मुर्दाबाद अमेरिका, मुर्दाबाद इजराइल। जिस तरीके से हिंदुस्तान में नारा लगता है मुर्दाबाद मोदी, मुर्दाबाद राहुल गांधी, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई ये चाहता है कि उन्हें गोली मार दे, बल्कि ये एक नारा है। उस फिक्र को मुर्दाबाद कहना, तो पहली चीज हमें ये समझना पड़ेगा, मर्ग बर जो होता है वो हिंदुस्तान में मुर्दाबाद नारा जो है वो वही रीशे से है और वही संस्कृति है और वही उसका मतलब है। पहली चीज तो ये। अच्छा। दूसरी चीज ये कि आयतुल्लाह खामेनाई की नजर है, नैम की मीटिंग हुई थी, नॉन अलाइन मूवमेंट की मीटिंग हुई थी, 100 से ज्यादा दुनिया के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और फॉरेन डिग्नेटरीज आए थे, जिसमें मनमोहन सिंह भी शामिल थे। सर मैं आपसे इतिहास के पन्नों को खंगालने की नहीं कह रही प्रोफेसर साहब, मैं आज की किताब पढ़ने को कह रही हूँ। आज की किताब पढ़ाइए मुझे, जरा ये बताइए कि ईरान आज की रात क्या करने वाला है। आपने वहां पे लोकल मीडिया से तमाम लोगों से बातचीत की होगी, क्योंकि अगर मैं पिछले 40 दशकों का ईरान का इतिहास भी खंगालने लगूंगी ना, चाहे वो हिंदुस्तान के संदर्भ में हो या ईरान की महिलाओं के संदर्भ में हो, वहां पर होने वाले प्रोटेस्ट के संदर्भ में हो, तो वो इतिहास के पन्ने एकदम जिसे कहते हैं ना, एकदम सुर्ख खूबसूरत नहीं होने वाले होंगे। उनमें भी बहुत सारी काली स्याही जो है वो लगी हुई है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि हम वर्तमान में रहते हैं। वर्तमान में मैं समझना चाह रही हूं कि ईरान खुद कह रहा है कि ये जो 1 महीने की जंग है उसको 25 साल पीछे धकेल गया है। अगर ये जंग ऐसे ही चलती रही, क्योंकि ईरान झुकने की बात नहीं कर रहा है, अगर ऐसे ही चलती रही तो फिर ईरान जो पाषाण युग में भेजने की बात ट्रंप कर रहे हैं, कितना पीछे चला जाएगा? पहली चीज तो त्यागी जी आपने खुद सवाल किया है। जो आपका सवाल था कि डेथ टू अमेरिका, मैंने नहीं कहा था, आपने सवाल किया था, मैं उसका जवाब दे रहा था।
और जब आपने सवाल किया है तो आप थोड़ा सब सर उससे पहले वाले सवाल को भी आपने इतिहास के पन्नों से ही शुरू किया था। मैंने तो सवाल मौजूदा हालात के लिए पूछा था। मैंने आपको मेहमान के तौर पे पूरा बोलने दिया कि ठीक है कुछ ज्ञानवर्धन हमारा भी हो, तो जब आप इतिहास के पन्नों में ले गए तो मैंने जिक्र किया। जी जी नहीं, आपने जब सवाल किया, आप ऐसा तो नहीं कर सकती कि आप सवाल करें और जवाब ना सुने फिर कहें अगला सवाल। तो आपका जो डेट टू अमेरिका का क्लियर आपके लिए एक्सप्लेनेशन, सर आपने एक्सप्लेनेशन दे दी। अब मेरे आज के सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने सबसे पहला सवाल किया था और अब दोबारा दोहरा रही हूँ। चलिए पूछ लीजिए आपका सवाल फिर से। पूछा वही सर जो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा था जिसमें आप इतिहास में ले गए थे मुझे। अभी वर्तमान में रहते हुए पूछना चाहती हूँ कि ईरान की अब आगे क्या, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, वहां बैठ रहे हैं, वहां के लोगों से ज्यादा मुखातब हो रहे होंगे, वहां की सोच, आइडियोलॉजी, मीडिया सबको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, पढ़ पा रहे होंगे। आज ईरान कह रहा है कि दुनिया को दिखा देगा वो आज ऐसा हमला करेगा, तो ईरान रुकने या झुकने की स्थिति में नहीं है इस जंग में, जबकि वो खुद ये मान रहा है कि 1 महीने की जंग में वो 25 साल पीछे चला गया है। किसने कहा आपसे ये मैडम? सर हमने जो मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी, हमने आपसे ये कहा ना, मीडिया रिपोर्ट्स हमने पढ़ी, तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ गलत पढ़ा तो बता दीजिए। ईरान की तरक्की का पूरा फेहरिस्त दे दीजिए मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, खुशी होगी मुझे जान के। वही दे देता हूँ आपको। इकोनॉमिस्ट टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसके हिसाब से इस वक्त ईरान में जो ऑयल रेवेन्यू है वो नॉर्मल से डबल इस वक्त हो गया है सिंस द स्टार्ट ऑफ वॉर। ठीक है, तो बिलियंस ऑफ डॉलर का ईरान का रेवेन्यू इस वॉर के शुरू होने से अब तक हुआ है। 25 इयर्स पीछे चला गया है। ये सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेजेस हैं, कोई रियल इसके फैक्ट्स नहीं है। यानी ईरान को कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना इस जंग में, आप ये कहना चाह रहे हैं? कहा नहीं, आप नहीं, ये मैंने तो नहीं कहा। अच्छा नहीं पूछ रही हूँ सर, मैं तो पूछ रही हूँ, आप सब आप ही कहिए, मैं सिर्फ पूछना चाह रही हूँ क्योंकि देखिए आप वहां मौजूद हैं, आप बेहतर बता पाएंगे, हम यहाँ बैठे बैठे तो कुछ नहीं बता पाएंगे, इसीलिए आपको जोड़ा है मैंने। रेड क्रेसेंट, जी जरूर, मैं आपको आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। रेड क्रेसेंट जो ईरान की ऑफिशियल एजेंसी है जहां से आपको ये पता चलता है कि कितने हमले हुए हैं, तो उस हवाले से 1 लाख से ज्यादा सिविलियन यूनिट्स को तोड़ दिया गया है, 600 से ज्यादा स्कूल्स को तबाह कर दिया गया है, 60 से ज्यादा हॉस्पिटल्स पे हमले हुए हैं, जिसमें से एक हॉस्पिटल महात्मा गांधी हॉस्पिटल तेहरान में था जो बच्चों का हॉस्पिटल था, जिसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। तो ईरान में ये नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ईरान में नुकसान जो हुआ है वो सिविलियंस पर हुआ है। और ईरान ने जो पलट के मारा है वो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है जिसमें वो ये कहते हैं कि 13 अमेरिकन बेसेस इस वक्त कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और 30,000 से ज्यादा सोल्जर्स जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में हैं वो इस वक्त होटल्स में छुपे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। ठीक है सर। तो वो ह्यूमन शील्ड बना रहे हैं मिडिल ईस्ट में लोगों को एंड दे आर ऑन द रन। द हेडलाइन इन न्यूयॉर्क टाइम्स सेज The American soldiers are working remotely. सर दीपक सर से जरा इसका जवाब ले लूं मैं, क्योंकि वक्त की कमी है, सभी को मौका देना है मुझे। मेरे साथ हर दुनिया के अलग अलग देशों से तमाम पैनलिस्ट जुड़े हैं। दीपक सर, अगर वाकई में हम मान लें कि भाई अमेरिका इतना बुरा फंसा हुआ है इस जंग में, जैसा कि यहाँ पे प्रोफेसर साहब हम बता रहे हैं कि ईरान की तो इकोनॉमी भी फल फूल रही है, रेवेन्यू बढ़ गया है, ठीक है, सिविलियंस को नुकसान पहुंचा रहा है अमेरिका, लेकिन ये भी तो पता है ना कि भाई अगर उसके पायलट गिरते हैं तो उसे बचाकर भी अमेरिका ही ले जाता है, ईरान से पहले ढूंढ लेता है ईरान की जमीन पर। तो इसको ताकत नहीं माने अमेरिका की? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू वेरी मच। मैं प्रोफेसर साहब की बात सुन रहा था, इनके हिसाब से तो ईरान मानव इतिहास में सबसे बहादुर देश है, वहां कोई नुकसान नहीं होता, कुछ नहीं होता एटसेट्रा। अगर कोई बम बम आता अल्लाहू अकबर कह के कहीं और चला जाता है। मैम मैं तो इकोनॉमिस्ट हूं, अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। बूट्स ऑन द ग्राउंड अमेरिकन जो सब आपके विशेषज्ञ कहते थे कभी नहीं जाएगा, वो जा चुके हैं। लेट मी गिव यू द फिगर्स आल्सो, वेरीफाइड फिगर्स। 500 स्पेशल फोर्सेस गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वी सेंट अ होल बंच ऑफ एयरक्राफ्ट, ये ब्लैक हॉक ये वो गए, 2 ब्लैक हॉक वहां पे छोड़ दिए, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। ओसामा बिन लादेन को ढूंढने गए थे, 1 ब्लैक हॉक को डिस्ट्रॉय। ये प्रोफेसर साहब से बोलिए जाके पता करें इसके बारे। 500। और फिर इनकी सरकार ने एक रिवॉर्ड अनाउंस किया, अगर कोई लोकल आदमी इस पायलट को पकड़ लेगा तो हम पैसे देंगे। क्यों भाई, उनकी देशभक्ति कहां गई? पैसे की क्या जरूरत है उनको? आपकी तो देश में खुशहाली है। Why do you want to give money to those people? सर सोचिए जो मैं कह रहा हूं। तीसरी चीज आपको बता देता हूं मैडम, अमेरिका में क्या हो रहा है, ये कासिम सुलेमानी की भतीजी
लॉस एंजलिस में जो रहती थी, शी इज बीइंग किक्ड आउट अलोंग विद हर डॉटर। कि वहां पे, सर लेट मी कंप्लीट सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था सर, ये हमारी तहजीब होती है फॉरेन सर्विस में, नॉट टू इंटरप्ट सर। उसको बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि वो प्रो ईरानियन चीजें करती थी, अमेरिका को गालियां देती थी एटसेट्रा। यू नो कैलिफोर्निया इज जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक सैंक्चुरी स्टेट, वहां से इनको निकाल दिया। ये सबका मतलब क्या है? अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड जा चुके हैं, ये कुछ नहीं कर पाए। और अमेरिका के प्रेसिडेंट माने ना माने, उसने इतने हत्या की हैं, 30 करोड़ 100 करोड़ 50 ट्रिलियन लोगों को मार दिया, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। फैक्ट इज नॉट वन अमेरिकन वाज लेफ्ट बिहाइंड। हमारी फौज में भी यही है, हम सिपाही को छोड़ के नहीं जाते। जब हमारा स्पेशल फौज, इनको शायद मालूम नहीं है, फौज से इनका संबंध नहीं है। तो मैं आपको एक चीज सीधी बता देता हूं मैम, अमेरिका ने साबित कर दिया है दे हैव द मोस्ट ऑसम मिलिट्री कैपेबिलिटी मानव इतिहास में। और अगर B-2 बॉम्बर के जरिए उसने ये मैसिव ऑर्डिनेंस ब्लास्ट करने शुरू कर दिए, फिर मैं देखूंगा कौन वहां पर बचता है ईरान के अंदर। टुनाइट कहते हैं बहुत जरूरी है, आप भी यहीं रहें और शायद मैं भी जिंदा रहूंगा, हम देखेंगे। प्रोफेसर जाफरी के पास मैं इसका जवाब लेने जाऊंगी कि भाई अगर इतना शक्तिशाली था तो 2 अमेरिकी पायलट को पहले ईरान ढूंढ लेता। सर आऊंगी आपके पास, बाकी पैनलिस्ट को भी मौका दे दूं। यहाँ पर प्रोफेसर दाऊदी भी हमारे साथ इस वक्त सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं। सर, कहा जा रहा है कि सऊदी का पेशेंस जो है अब जवाब दे रहा है। उन्होंने भी कहा कि इनफ इज इनफ। अब वो लोग भी कह रहे हैं कि अब जंग में कूदना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ईरान मान नहीं रहा है। देखें, सब्र तो बहुत किया और सब्र का फल मीठा भी होता है। और ये सब जो हो रहा है पूरे GCC में, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है, वो हर बार मैंने आपके साथ भी डिस्कस किया और हमेशा कहता हूं कि सऊदी अरब या इस इलाके में जितनी भी GCC की प्रिंसिपल कंट्रीज की मैं बात करता हूं, वो ये नहीं चाहते हैं कि रीजनल एस्केलेशन हो, वो ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वॉर हो और इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़े और ज्यादा लोग इससे मुतासिर हों और परेशानियां आए। इस वजह से सब्र करते करते करते, और साथ साथ यहाँ पे अगर सऊदी की बात करूं तो बीच में आपने देखा होगा कि बीजिंग डिक्लेरेशन भी हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, उसके हिसाब से सऊदी ने बड़ा दिल दिखाया और बाकायदा शुरू में अनाउंस किया कि हम अपनी जमीन को, अपनी टेरिटोरी को किसी भी तरह से ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। ये किया, उसके बावजूद उन लोगों ने इस तरह से किया कि यहाँ के रहायशी इलाकों में, दूसरी जगहों में बीजिंग डिक्लेरेशन की धज्जियां उड़ाते हुए तमाम वो चीजें करी जो एक तो कहते कि हमारे राइट्स बनते हैं कि हम रिटेलिएट करें। भाई, आपके राइट्स हैं, आप रिटेलिएट करो। राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज भी होती है ना मैडम। ड्यूटीज आपकी ये होती है कि जहां पे आप किसी और का नुकसान होता है, चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन मैं वही पूछ रही हूँ कि सऊदी अब क्या करेगा? वहां पे आप लोकल मीडिया को पढ़ रहे होंगे, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे भी आप बातचीत कर रहे होंगे, क्या कह रहे हैं वो? अब कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अब कोई विकल्प नहीं बचा है। जिस तरह से ईरान कह रहा है कि आज की रात कयामत की रात होने वाली है, आज की रात दुनिया देखेगी, ऐसा हमला करेंगे। हमला अमेरिका पर तो होने से रहा, उतनी ताकत तो है नहीं, तो वो GCC कंट्रीज पर ही होगा। सर, ये कयामत इन्हीं पर टूटेगी। इसमें सब सही कह रही हैं आप। अगर अमेरिका पीछे नहीं हट रहा, ईरान पीछे हट नहीं रहा, अमेरिका और इजराइल ईरान पे अटैक करेंगे। और वो बदले में किधर करते हैं? इधर जो जितने भी GCC के वो तमाम कंट्रीज भी जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, वो भी खामखा में इसके हिस्सा बन रहे हैं, उनको ड्रैग किया जा रहा है। कब तक इंतजार होगा, ये एक सवाल तो जरूर है, लेकिन एक आखिरी हद तक इनकी कोशिश है। आप देखें, UN में जाके भी GCC के सेक्रेटरी जनरल ने बात रखी, ये तमाम मीटिंग्स भी हो रही कि कैसे भी अभी भी एक उम्मीद की, आशा की किरण है कि इनके अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से दुनिया में अशांति फैलने से बच जाता है तो आखिरी हद तक कोशिश होगी कि हम डीएस्केलेशन की तरफ ही जाएं, हम डायलॉग और डिप्लोमेसी की ही तरफ जाएं और हम पीस की ही तरफ जाएं। भले ही अखिल पराशर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, चीन से वरिष्ठ पत्रकार। अखिल, आपसे भी समझना चाहेंगे, कहा जा रहा है कि भाई ये जो ईरान की जो पूरी ताकत है, कुव्वत है, और उसके मिसाइल प्रोग्राम को जो चालू रखने के लिए ईंधन की सप्लाई और जानकारी, इंटेल इनपुट, ये सब कुछ चीन से ही आ रहा है। देखिए, अगर ऐसा तो मैं अगर कहूँ तो चाइना की तरफ से तो ऐसा नहीं बोला गया है। चाइना का बस ये जो चीनी मीडिया में आ रहा है, या जो चाइनीज स्पोक पर्सन है या जो चीन का विदेश मंत्रालय है, वो यही कहते हैं कि वो बयानबाजी और कूटनीतिक तरीके से अमेरिका और इजराइल की निंदा कर रहे हैं। और साथ में वो बार बार यही बोलते रहते हैं कि ये जो जल्द से जल्द इसका सीज फायर हो जाना चाहिए, और जो ये युद्ध है या ये जो संघर्ष चल रहा है, ये उसको
बातचीत के जरिए से सुलझाया जाना चाहिए। आप जानते होंगे कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर 5 सूत्रीय एक प्रस्ताव भी लेकर आए हैं, ताकि ये जो युद्ध चल रहा है उसमें जो बातचीत स्टार्ट हो, और ये जो इस तरीके से मतलब इस जो युद्ध है वो जल्द से जल्द खत्म हो। लेकिन अगर इस तरीके कहा से तो ये भी जा रहा है ना कि जो मिसाइल प्रोग्राम के लिए जरूरी जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं, जो सपोर्ट सिस्टम है, वो चीन से आ रहा है। मतलब मिसाइलों को तैयार करने के लिए साजो सामान चीन मुहैया करा रहा है। तो इसको लेकर, इन आरोपों को लेकर, इनमें कितनी सच्चाई है? जाहिर सी बात है कि कोई मुल्क इसको एक्नॉलेज तो करने से रहा, लेकिन ये खबरें तो आ रही है। जी, खबरें आ रही है, और क्योंकि पता नहीं है कि ये बात सच है या झूठ है, लेकिन चाइना की तरफ से चाइना ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है। और चाइना ने कहीं भी अब तक ये नहीं बोला कि हमने किसी तरह से सैन्य साजो सामान की से हमने मदद की है। जो दिखाता है चीन, वो अपने आप को एक पीस मेकर के रूप में अपने आप को दिखा रहा है। साथ में ये दिखा रहा है कि ये बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाया जाए, जो युद्ध है जल्द से जल्द उसको कंट्रोल में लाया जाए। उसको इस युद्ध का एक बड़ा जो जिसे कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव ये भी था कि ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर लें, एक हमने रिजीम को चेंज करने की बात कर लें, अपनी पपेट गवर्नमेंट बनाने की बात कर लें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल करके चीन के एनर्जी रूट को चोक करना भी इसका एक पूरा ऑब्जेक्टिव था इस जंग का। तो ऐसे चीन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, ईरान को इतनी आसानी से अमेरिका के हाथों जाने तो नहीं देगा। ये बात आप सही कह रहे हैं कि, और उससे क्योंकि चाइना पे बहुत एक बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चोक हो जाना, वहां से क्योंकि जो फ्यूल सप्लाई है जो उस तरीके से उस पर काफी असर पड़ रहा है। तो चाइना तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उस तरीके से ये कंट्रोल आ जाए अमेरिका के। तो चाइना से जो भी मदद बन पा रही है, एक होता है कि बैकडोर वाली मदद, जो जिस चीज की आप बात कह रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि चीन में बैठा हूं, तो और जहां तक मीडिया की मैं अगर बात करूं तो मुझे नहीं पता कि, और क्योंकि चाइना ने अपनी तरफ से ऐसा नहीं बोला है। बिल्कुल, डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशन में हर बात, हर मदद, हर कदम बोलकर नहीं किया जाता है। हमारे साथ जापान से भी राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहन अग्रवाल। रोहन जी, अगर आपसे कहें, आपसे समझें कि इस युद्ध में ऐसा लग रहा था एक वक्त कि अमेरिका जो है वो फंस रहा था। आप टाइम मैगजीन उठा के देख लीजिए, इकोनॉमिस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, हर बड़े अखबार को उठा के देखिए, हर मीडिया हाउस ये कह रहा था कि ट्रंप एग्जिट रूट तलाश रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर जब पायलट जो हैं वो क्रैश होके ईरान की टेरिटरी में गिरते हैं, उनको सकुशल वापस रेस्क्यू कर लेना, अपने आप में अमेरिका ने बता दिया है कि अभी मैं अपनी पूरी ताकत के साथ आया नहीं हूं, युद्ध में सुप्रीमेसी मेरी ही है, डैमेज मुझे भी झेलनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं अपनी पे आ गया तो ईरान का क्या हश्र कर सकता हूं। उसका एक ट्रेलर उन्होंने दिखा दिया है। निश्चय अमेरिका का, मैं पहले भी जब 2 दिन पहले पैनल पे आया था, मैंने कहा था अमेरिका को कोई विशेष नुकसान नहीं हो रहा है। कि जो भी अभी तक आपने मीडिया की बात करी, इट्स अ पार्ट ऑफ इन्फो वार। जैसे पहले रशिया यूक्रेन के वार के समय में भी अक्सर खबरें आती थी, ऐसा दिखाया जा रहा था कि यूक्रेन जीत रहा है, रशिया को बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन आज क्या स्थिति हम सब जानते हैं। वैसे ही अमेरिका का, जहां तक मुझे लगता है अमेरिका के इसमें बहुत सारे फायदे हैं। उनके तो एक तरीके से हथियारों की प्रदर्शनी हो रही है, उनके तो बहुत सारे हथियार बना के रखे, फालतू जंग खा रहे थे, वो तो यूज कर रहे हैं। अगर एक आध दो प्लेन गिर भी जाता है तो उनको उससे कहीं फर्क नहीं पड़ता। एक प्लेन जो गिरता है उसके बदले उनके कहीं 100, 200, 300 प्लेन बिकेंगे आने वाले 2-3 वर्षों में। और बाकी जितने भी जो देश है, खाड़ी देश है, आप देखिएगा आर्म्स में जो डील की रेस होगी वो खूब बढ़ेगी, उसमें अमेरिका फायदा उठाएगा। दूसरा, अमेरिका का एक और फायदा यहाँ पे रहेगा कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी। अमेरिका खुद भी जो है तेल बेचता है, तो अमेरिका को तो दोनों हाथ यहाँ पे लड्डू है। और यहाँ पे देखा जाए तो फायदा और भी लोग बटोर रहे हैं। इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल जो है ऐतिहासिक इसमें बढ़त बनाना चाह रहा है। दूसरा, एक आखिरी में एक पॉइंट में ये बोलूंगा, जाफरी जी को सुन रहा था, ऐसा लग रहा था कि दुनिया के बहुत बड़े मानवाधिकारी एक्टिविस्ट बोल रहे हैं, लेकिन इस सारी जंग की जो शुरुआत है वो जो 2.5 साल पहले हमस ने जो हजारों मासूम नागरिकों को इजराइल में घुस के मारा था, छोटे बच्चों को मारा था, महिलाओं को मारा था, तब ऐसी कौन सी रिपोर्ट, कौन सी लांसेट, कौन सी रिपोर्ट, मुझे नहीं पता इतिहास में क्या है उसका, जहां तक मुझे ध्यान है ईरान ने तो क्रिटिसाइज भी नहीं किया था, बल्कि हमस को तो ईरान ने खुल के चौड़े में आके सपोर्ट ही किया है। तो ये तब ये सारे मानवाधिकार और बड़ी बड़ी बातें कहां गायब हो जाती है। धन्यवाद।
ठीक है, बिल्कुल रोहन जी, आप सीधे सीधे आपको नजर आ रहा है कि इसमें अमेरिका का फायदा ही फायदा नजर आ रहा है, भले ही नैरेटिव वॉर में ईरान यहां पर एज लेता हुआ नजर आ रहा हो। अहमद मुस्तकान साहब, आप अमेरिका में बैठे हैं, वहां किस तरह की हलचल है? और हलचल तो पाकिस्तान में, आपके मुल्क में वहां भी हलचल काफी तेज है, वो बहुत परेशान है, सऊदी का कर्ज लौटा रहे हैं, फंस गए हैं वो, मरता क्या ना करता। जी नमस्कार। देखें, अमेरिका में ये पहला जंग है जिसमें कि अक्सर लोग ये दुआ मांग रहे हैं कि अमेरिका को शिकस्त हो। ये बात साफ है। आपने अभी जो नो किंग प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें 9 मिलियन लोग अमेरिकन रोडों पे आए थे। ट्रंप जो है इंतहाई अनपॉपुलर है। देखें, एक चीज होता है, हमें कोई आयतुल्लाह से कोई ज्यादा इश्क नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जारहियत अमेरिका के जानिब से हुआ है और इजराइल के कहने पे हुआ है। इसमें तो कोई किसी को आंख बंद नहीं करना चाहिए। देखिए, ये पूरे दुनिया को एक अजीब सी केओस में डाल दिया गया है ट्रंप के एरेटिक बिहेवियर ने। मैं आपसे अर्ज करूं, यहां पर जॉन केरेक्वाउ हैं जो CIA के बहुत पुराने एनालिस्ट हैं। उन्होंने अभी 3 दिन पहले कहा कि जितने भी इजरायली वजीर आजम अमरीका के दौरे पे आए, सबने ही अमरीकन सदर को कहा कि ईरान को मारें, लेकिन तमाम सदूर ने इनकार किया। यही ट्रंप एक बेवकूफ हैं जो कि नेतन्याहू के बात में आ गए। आप लोगों के आगे है कि ट्रंप कितना घटिया आदमी है। आप कैसे कोई उसके लिए सिंपैथी रखेगा? यूरोप में देखें, ट्रंप ने आपके मुल्क में हमारे सर के ऊपर जो फौज, दहशतगर्द, पाकिस्तानी, पंजाबी, जिहादी, सुन्नी, ये लोग हमारे सर पे जो कर रहे हैं, जो आपके इलाके में आके सैकड़ों लोगों का इन्होंने गुज़श्ता 80 साल में कत्ल किया इस पाकिस्तान। तो अमेरिका की तो नीति यही रही है ना अहमद मुस्तकान साहब, उनके लिए तो सिंपल सा फंडा है, सबसे पहले अपना फायदा, अमेरिका फर्स्ट। सरकारें आती हैं, प्रेसिडेंट बदलते रहते हैं, लेकिन उनकी सोच नहीं बदलती। जहां उन्हें अपना फायदा, बिजनेस दिखता है, वहां पर वो चले जाते हैं। वहां उन्हें न्यूक्लियर हथियार, डेमोक्रेसी को खतरा नजर आता है। हमारा सब में बड़ा दुश्मन कौन है? हमें सबसे ज्यादा नुकसान कौन देता है और उसके पीछे कौन खड़ा हुआ है? ठीक है, हम क्यों ये भूल जाएं? पाकिस्तान के फौज के पीछे अमेरिका को सर कोई क्लीन चिट नहीं देख रहा है। यही बात मैं प्रोफेसर जमीर अब्बास को भी कह रही थी कि यहां पर ऐसा नहीं है कि ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया है अमेरिका को, और जो ट्रंप ने जिस तरह से किया इंटरनेशनल लॉज को साइडलाइन करते हुए जो कुछ भी किया, उसको कोई बहुत फेवर नहीं कर रहा है, दुनिया भर में उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। लेकिन यहां पर सवाल यह भी है ना प्रोफेसर जमीर अब्बास जाफरी साहब, कि अमेरिका ने इस युद्ध में एक वक्त ऐसा लग रहा था कि ईरान एक एडवांटेज ले रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करके एक प्रेशर पॉइंट बना रहा है, गल्फ कंट्रीज को जिस तरह से अटैक कर रहा है, वहां पर प्रेशर पॉइंट बिल्डअप कर रहा है, साथ ही अपने एक डिप्लोमेसी चैनल भी ओपन रख रहा है, अपने जो मित्र देश हैं उनके जहाज को पास ऑन करके अपने लिए पैसा भी कमा रहा है, गुडविल भी कमा रहा है, समझ में आ रहा था। लेकिन अब इस जंग में जिस तरह से अमेरिका का एग्रेशन एक्सट्रीम पे जा रहा है, अमेरिका ने अपने पायलट्स को ईरान की जमीन से रेस्क्यू करने में जो कामयाबी हासिल की है, कहीं ना कहीं हम मिलिटरीली देखें तो ईरान के लिए सेटबैक तो मानेंगे ना आप। अगर आज वो 2 पायलट ईरान के पास उनके कैप्चर में होते तो शायद नेगोशिएशन टेबल पर ईरान का एक मजबूत हैंड होता। आप उससे पूछ रहे हैं? जी प्रोफेसर जाफरी, प्रोफेसर जमीर अब्बास जाफरी साहब से। सर अनम्यूट कर लें खुद को। जी बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बात यहाँ हुई है। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ही अदब के साथ मैं कहूंगा कि बहुत सारे पैनलिस्ट जो हैं वो पढ़ के नहीं आए थे। उन्होंने व्हाट्सएप की न्यूज को रियल न्यूज समझ के यहाँ पर शेयर कर दिया। अनफॉर्चुनेट बात है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो यहाँ आए, एक नेशनल चैनल पर आए, पढ़ के आए और जो चीज वो बयान कर रहे हैं उसके लिए सोर्स बयान करें। सबसे पहले मैं दीपक वोरा जी के लिए से शुरू करता हूँ। उन्होंने कहा कि जो सुलेमानी है, सर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरे पैनलिस्ट क्या पढ़कर आए हैं, जनता को जज करने दीजिए प्लीज। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, वक्त की कमी है। ठीक है, आई एम रिस्पेक्टिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू टोटली, दे ऑल आर रिस्पेक्टिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। आपने जो कुछ कहा वो उन्होंने सुना, तो अब कृपया करके आप उनके ज्ञान पर, उनके स्टेटमेंट्स पर आप सवाल न उठाएं, लेट द ऑडियंस जज। मैं आपसे पूछ रही हूं कि आप सीधे सीधे जो मैंने आपको बताया, जो कैप्चर हुए हैं
पायलट्स कैप्चर हो जाते, उनको अमेरिका सकुशल निकाल के ले गया। जरा उस सवाल पर अगर आप तवज्जो दें तो अच्छा रहेगा। जी नहीं, आप जब पैनल में बिठाएंगे तो जो लोग फेक न्यूज बोल रहे हैं उनका जवाब देना जरूरी है मेरे लिए। दूसरी चीज, ठीक है, मैं आपको आपकी बात का भी मैं जवाब दे देता हूं कि ये जंग जो है उसके अंदर दो टाइप के वॉर होते हैं, एक ऑन ग्राउंड और एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ठीक है, ये जो दो पायलट्स को उठा के ले गए, इससे ऑन ग्राउंड कोई सिचुएशन चेंज नहीं हुई है। अभी भी इनके 13 मिलिट्री बेसेस अनइनहैबिटेबल हैं, न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, जो आपने भी कोट किया है। अभी भी इनके एवाक्स को ईरान ने उड़ा चुका है। $3 बिलियन से ज्यादा इनके मिलिट्री एसेट्स, जिसके अंदर 3 फाइटर जेट्स हैं, KC-135 है, IF-132 है, इनके रेडार सिस्टम्स हैं, ये सब ईरान ने उड़ा चुका है। ईरान ने ये क्लेम नहीं किया था कि हम सुपर पावर हैं और हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास फाइटर जेट्स रेडार के अंदर नहीं आते। ये सब क्लेम इनके थे। अभी हमारे एक कोई फ्रेंड ने कहा कि भाई ये फर्क नहीं पड़ता कि उनका एक फाइटर जेट गिर गया। नहीं, फाइटर जेट गिरने से बहुत फर्क पड़ता है। ये क्योंकि उन्होंने क्लेम किया था हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो रेडार में नहीं आती है। सर, युद्ध की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि अपने नुकसान का फर्क किसी को नहीं पड़ता है। दुश्मन का जितना नुकसान हो उसको सब ढोल पीट पीट के बताते हैं, चाहे फिर वो फ्रंट कोई भी हो। और यही आज के वक्त में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी होता है। बहरहाल आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए हैं क्योंकि वक्त की यहाँ कमी थी। बीच में आप लोगों को टोक रही हूं, माफी चाहूंगी, वक्त की यहाँ कमी थी। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार हम यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये जंग किस ओर जाती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से अग्रेशन दोनों तरफ से हो रहा है, बातचीत की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। अमेरिका ने बूट्स ऑन ग्राउंड का एक मुजाहरा जो है एक तरह से वो पेश ही कर दिया अपने पायलट्स के सकुशल रेस्क्यू कराकर। तो इस जंग में वो एक बार फिर से बाउंस बैक करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान किस हद तक क्या कुछ करने वाला है आज की रात, वो कयामत की रात बता रहा है। लगातार इस बड़ी खबर पर भी नजर बनी रहेगी।